वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में ग्रीन प्लांट हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक के अंदर ये मैक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं या तो ये माइक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं। मैक्रो यानी कि साइज के बेसिस पे होते हैं, मैक्रो मीन्स बड़े होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटे होते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर 4 डिवीजन होती है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर छोटे छोटे साइज के माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि इनको डिकम्पोजर्स, सैप्रोट्रोफ्स या फिर इनको रिड्यूसर्स या फिर डेट्रीवोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक, वो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने डिस्कस की है टॉपिक्स, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक और एडैफिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इन दो फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटिक एंड इडैफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक यानी कि जो किसी भी सराउंडिंग होती है, एनवायरनमेंट होती है, तो उसमें अदर अलग अलग के क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, लाइट होगी, टेम्परेचर होगी, रेनफॉल हो गई, तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो कैसे जो है लिविंग बींग्स को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इडैफिक फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सोइल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एडैफिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है क्लाइमेटिक फैक्टर कौन से होते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है इडैफिक फैक्टर कौन से होते हैं, या फिर इन क्लाइमेटिक फैक्टर में सब टॉपिक्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स के, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है उनका इफेक्ट लिविंग बींग्स के अंदर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस। एंड इडैफिक फैक्टर के अंदर सोइल आ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये क्लाइमेटिक फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे फर्स्ट आता है लाइट। इसको रेडिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। लाइट एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस चीज के लिए। एक तो प्लांट की ग्रोथ होती है, डिवेलपमेंट होती है, डिफरेंशिएशन होती है, तो इनके लिए ही लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, द सोल सोर्स ऑफ लाइट ऑन आवर प्लेनेट इज सन। ठीक है, सोल मीन्स अकेला, अकेला एक लाइट का सोर्स क्या है हमारे प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर? सन ही है। सन से ही सारी लाइट आती है। इसके बाद द सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो सन देता है, ये कैसे एनर्जी देता है? सोलर एनर्जी देता है। और ये जो सोलर एनर्जी है वो 6 टाइप की होती है। ठीक है, ये 6 टाइप की फॉर्म्स के अंदर होती है, जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि EMR बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड डिफरेंशिएशन के लिए, अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है कि रूट बन गया है, सूट बन गई, ठीक है, उसके लिए भी प्लांट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? सन एक अकेला सोर्स ऑफ लाइट होता है अर्थ के लिए या फिर हमारे प्लेनेट के लिए, एंड ये सोलर एनर्जी देता है। एंड ये सोलर एनर्जी 6 फॉर्म्स के अंदर होती है, 6 टाइप होती है, 6 टाइप्स के अंदर होती है। एंड इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये होती है, जो कि हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। The radiant energy incident on earth is called insolation.
रेडिएंट एनर्जी कौन सी होगी, जो फॉल ऑफ होगी, यानी कि जो हम बोलते हैं सोलर एनर्जी होगी। सोलर एनर्जी क्या करेगी, अर्थ के ऊपर इंसिडेंट गिरेगी और इसको इंसोलेशन बोला जाता है। ठीक है, इस टर्म को इंसोलेशन बोला जाता है। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, अब विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है रेंजेस फ्रॉम 390 माइक्रोन 390 माइक्रोन टू 780 माइक्रोन, ये या फिर माइक्रोमीटर, ये रेंज करती है, जिसको बोला जाता है 3900 एमन या फिर 8000 7800 एमन स्ट्रॉन्ग। द रेस्ट इज विजिबल इनविजिबल। ठीक है, विजिबल की रेंज जो है स्पेक्ट्रम की वो सिर्फ इतनी ही होती है, बाकी सारी इनविजिबल होती है। और इस विजिबल के अंदर जो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, द विजिबल स्पेक्ट्रम कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 7 टाइप ऑफ रेडिएशंस, और इसके अंदर 7 टाइप की रेडिएशंस हो सकती है विजिबल स्पेक्ट्रम के, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। एंड ये जो 7 टाइप की रेडिएशंस है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, और इसको विबग्योर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट कौन सी, सिर्फ ये इतनी विजिबल लाइट है, सिर्फ ये इतनी विजिबल लाइट है, जो कि ये यहाँ से लेके 3900 टू लेके और ये कहाँ तक है 7800 एमएन स्ट्रॉन्ग तक की ये क्या होती है, विजिबल लाइट होती है। एंड इसके अंदर 7 टाइप की रेडिएशंस होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड वेवलेंथ होती है, जिसको विबग्योर बोला जाता है। यहाँ पे हर एक सिंबल एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स है वो होंगे यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम के अंदर, इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। इसके अलावा जो बच गई है वो कैसी होती है, वो इनविजिबल होती है, जैसे कि यहाँ पे बच गई है गामा रेज होगी, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स, ये क्या होती है, सारी की सारी इनविजिबल रेडिएशंस होती है। अब इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कि ये जो 7 डिफरेंट रेडिएशंस होती है, इसके अंदर डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट वेवलेंथ होती है। कलर ये देख लिया हमने, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसके अंदर। अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेवलेंथ जो है यहाँ पे, अब इस साइड अगर हम देखते हैं तो इस साइड क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी होती है। एंड जब ये इस साइड मूव करता जाता है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती, लॉन्गेस्ट हो जाती है और एनर्जी घट जाती है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि क्या होगा, इसके अंदर जो विबग्योर या फिर विजिबल लाइट होगी उसके अंदर 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होंगी, कलर्स उनके होंगे और अलग अलग उनकी वेवलेंथ होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, या फिर हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देखेंगे। कलर विजन हो सकता है, साइज ऑफ आई हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकती है, प्रोटेक्टिव कलरेशन हो सकती है, फोटो पीरियोडिज्म हो सकता है कि फोटो का पीरियड यानी लाइट का पीरियड क्या है, इसके अकॉर्डिंग बर्ड माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिदम्स एंड सीजनल चेंजेस इन कोट कलर्स, ये सब इफेक्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन एंड पीरियोडिसिटी में कि किस टाइम पे कौन सा एनिमल एक्टिव होता है, जैसे कि ओरलर, डायर्नल हो गया, वेस्परल हो गया एंड नॉक्टर्नल हो गया। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड डेवलपमेंट, तो ये सब जो है ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सब इफेक्ट्स हैं एनिमल्स के ऊपर, तो इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट है कलर विजन का। कलर विजन की अगर हम बात करें, it is the ability to differentiate different light colors and well marked in fish, birds, primates due to presence of different kind of cones। ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं, फिश होती हैं, प्राइमेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉन्स होती हैं। मेनली 3 टाइप्स की कॉन होती है, रेड होती है, ब्लू होती है एंड ग्रीन होती है। ये रेड वाली होगी इसका नाम, और ये ब्लू होती है एंड ये ग्रीन होती है। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, कॉन्स होती है। कॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आई के रेटिना के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, प्रोटियस एंग्यूनस, जिसको केव सैलामेंडर बोलते हैं, ये आईलेस होती है।
वैसे तो हमने देख लिया ये जो कॉन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स होती है रेटिना की, किसी भी आई की रेटिना की, ये क्या करती है, इनके पास एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट द लाइट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अलग करने की, उनको पहचानने की, ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटियस एंग्यूएनस की, यानी कि केव सैलामेंडर की, जो कि आई लेस होती है, ठीक है, इसके अंदर आईज नहीं होती है। इसके अलावा शार्क्स जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सबसे फर्स्ट इफेक्ट कलर विजन का। सेकेंड आता है यहाँ पे साइज ऑफ आई। साइज ऑफ आई की अगर हम बात करें, मेराइन एनिमल्स ऑफ 500 to 3000 मीटर्स डेप्थ हैव लार्जर आईज देन दोज ऑफ द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर पे जो यहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं, सरफेस वाटर वालों की जो आईज होती हैं वो स्मॉलर होती है। आईज कैसी होंगी, स्मॉलर होगी। और जो डीप वाटर में होंगे उनकी आईज लार्जर होगी, ठीक है। तो ये साइज ऑफ आई होता है। तो ये भी इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट हो गया। जहां पे लाइट कम है वहां पे आई का साइज बढ़ गया है, जहां पे लाइट ज्यादा है वहां पे आई का साइज क्या हो गया है, कम होता है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें, लाइट इंटेंसिटी इंड्यूस्ड केमिकल चेंजेस लीडिंग टू पिगमेंट फॉर्मेशन। लाइट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होंगी, लाइट इंटेंसिटी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होंगी वो बदलेगी, घटेगी, ज्यादा होगी, उसकी वजह से केमिकल चेंजेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल चेंजेस इंड्यूस होंगे और ये केमिकल चेंजेस क्या करेंगे, कुछ पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी उसके साथ ही केमिकल चेंजेस इंड्यूस होंगे जिसकी वजह से पिगमेंट फॉर्मेशन होगा सेल्स के अंदर। For example, plants and animals found in the dark places like deep sea caves usually pigmentless, ठीक है। वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पिगमेंटलेस होते हैं, क्योंकि वहां पे लाइट कम होती है। डार्क प्लेसेस के ऊपर लाइट कम होगी, डीप सी के अंदर लाइट कम होगी, केव्स के अंदर लाइट कम होगी। तो वहां पे लाइट ना होने की वजह से ये जो केमिकल चेंजेस है जो कि पिगमेंट फॉर्मेशन करते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसी होती है, पिगमेंट लेस होती है। टैनिंग होती है एक टर्म। टैनिंग क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन इन द क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स के अंदर मिलेनिन की सिंथेसिस occurs in human beings in response to prolonged exposure of the bright sunlight। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक एक ब्राइट सनलाइट से एक्सपोज रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर टैनिंग क्रिएट हो जाती है, टैनिंग कोज हो जाती है। टैनिंग क्या होती है, मिलेनिन का सिंथेसिस होता है क्रोमेटोफोर्स के अंदर, क्रोमेटोफोर्स के अंदर मिलेनिन की सिंथेसिस हो जाती है। और जो ये मिलेनिन है, ये मिलेनिन क्या करता है, एक्ट एज डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। अब जो सोलर रेडिएशन आएंगे उसके अंदर विजिबल भी होगी, इनविजिबल भी होगी, उसके अंदर गामा रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, इंफ्रारेड रेड होगी, रेज होगी, रेडियो वेव्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होंगी। तो वो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उनके अगेंस्ट ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मिलेनिन का क्या काम है, जब ज्यादा लाइट में हम एक्सपोज होते हैं तो ये बनने लग जाता है, ठीक है, बनने लग जाता है। और ये करता क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है, या फिर एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, कि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हमें हार्म ना करें। सो प्रिवेंट्स द सन बर्न्स। तो ये सन बर्न्स जो होते हैं उनसे प्रिवेंट करके रखता है, उनसे बचा के रखता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन की अगर हम बात करें, प्रोटेक्टिव कलरेशन के अंदर यानी कि कुछ ऐसे कलर जो है ऑर्गेनिज्म अपने ले आते हैं जिसकी वजह से वो वो छुप जाते हैं, अपने सराउंडिंग में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि कैमलियन, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स डिवेल्प द पावर ऑफ मेटाक्रोसिस। ये क्या करते हैं, इनके पास एक मेटाक्रोसिस की पावर ये डिवेल्प कर लेते हैं। मेटाक्रोसिस क्या होता है, कलर चेंजेस, ठीक है, कलर को चेंज कर सकते हैं ये, टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज को डिफेंड करने के लिए। जैसे कि ग्रीन क्वेल सिटिंग इन ग्रासलैंड, ठीक है, एक ग्रीन क्वेल है जो कि ग्रासलैंड के अंदर बैठी हुई है, तो दिखेगी नहीं, उस ग्रास के अंदर वो ब्लेंड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी,
जैसे कि ये जो यहाँ पे कैमलियन की अगर हम बात करिए, हार्डली यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है, हार्डली बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल ये इसके साथ क्या हो जाता है, अपना कलर ऐसा बना लेता है जैसे इसकी सराउंडिंग है, ताकि ये बचा रह सके। ऐसे ही जैबरा के अंदर यहाँ पे पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्टिव ये भी क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बुफो टाइफोनियस के अंदर क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये क्या करता है, ये टोड, ये जो इसके अराउंड में लीव्स होता है वैसा ही क्या कर लेता है, कलर अटेन कर लेता है, तो ये पहचान में नहीं आता है। लीफ फिश होती है, देखो देखने में क्या लग रहा है, एक रफ सा लीफ लग है, दिख रहा है हमें, तो ये लीफ नहीं है, ये इसकी आई हो गई, ये इसके फिन्स यहाँ से दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक लीफ फिश है जो कि प्रोटेक्शन करने के लिए इसने क्या किया, प्रोटेक्टिव कलरेशन या फिर मेटाक्रोसिस कर लिया। The body coloration depend on the concentration of melanin pigment in the pigment cell, and ये body coloration किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट, कि मिलेनिन पिगमेंट की कंसंट्रेशन कैसी है पिगमेंट सेल्स के अंदर, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। Bright light concentrate the pigment which also moves deeper so make skin lighter। अब जब ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट जब होती है तो बहुत ज्यादा मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है, तो मिलेनिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, तो मिलेनिन कंसंट्रेट होने की वजह से ये कैसे हो जाती है, स्किन लाइटर हो जाती है। और डिम लाइट की अगर हम बात करें, डिस्पर्स द पिगमेंट डार्कन्स द स्किन, ये पिगमेंट को डिस्पर्स कर देती है जिसकी वजह से जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, ठीक है, स्किन क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो ये होता है प्रोटेक्टिव कलरेशन। बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये एक इनके पास पावर होती है कलर चेंजेस या फिर मेटाकोरोसिस की, खुद को डिफेंड करने के लिए अपने एनिमीज से, और ये क्या कर लेते हैं, ये अपने बैकग्राउंड के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ खुद को मिक्स कर लेते हैं, वैसा ही कलर ये चेंज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है इनके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात करें, फोटो पीरियोडिज्म की बेसिस पे बर्ड माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिदम्स, सीजनल चेंजेस इन द कोट कलर अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं, सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो यानी कि लाइट, पीरियोडिज्म यानी कि एक पीरियड, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन अ डे, इसको ही फोटो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का सनलाइट कितनी है उस डे के अंदर, उस ड्यूरेशन कितना है सनलाइट का, उसको रिस्पोंड करना, वो क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म होता है। रिस्पोंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन अ डे, एक डे के अंदर कितनी सनलाइट है, उसको कितनी ड्यूरेशन की है वो, उसको रिस्पोंड करना। बर्ड माइग्रेशन सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है, बर्ड माइग्रेट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के अंदर बर्ड्स क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं। और नॉर्थ की तरफ कैसे, इनको कैसे पता चलता है कि इनको नॉर्थ की तरफ जाना है, क्योंकि इस टाइम पे फोटो पीरियड इंक्रीज हो जाता है, जैसे फोटो पीरियड इंक्रीज होगा ये नॉर्थ की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, माइग्रेशन करना स्टार्ट कर टुवर्ड्स साउथ ड्यूरिंग ऑटम, और जब ऑटम के ड्यूरिंग क्या होगा, फोटो पीरियड डिक्रीज होता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो सनलाइट का ड्यूरेशन है एक डे के अंदर, जब वो डिक्रीज होता है उस टाइम पे ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये साउथ की तरफ माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वे में जो लाइट है वो क्या करती है, बर्ड माइग्रेशन में हेल्प करती है या फिर उसको अफेक्ट करती है बोल सकते हैं। It is so with increasing photoperiod, more energy is available for gonadial activity। ऐसा क्यों होता है, जैसे जब इंक्रीजिंग फोटो पीरियड होगा, यानी लाइट जब बढ़ जाएगी तो मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द गोनेडियल एक्टिविटी, तो गोनेडियल एक्टिविटी के लिए ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी, विच स्टिमुलेट द बर्ड्स टू माइग्रेट नॉर्थवर्ड फॉर ब्रीडिंग। और वो क्या करती है कि ये बर्ड अब नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा ब्रीडिंग के लिए, कि इसकी अब गोनेट्स जो है वो एक्टिव हो चुकी है, वो उसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, अब इसको ब्रीडिंग करनी है तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। बर्ड माइग्रेशन के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द माइग्रेशन ऑफ फिशेज, ईल्स एंड सालमोन। इसके अलावा जो फिश की, सालमोन की,
ईल्स की जो माइग्रेशन होती है वो भी क्या करती है, लाइट या फिर फोटो पीरियड या फिर फोटो पीरियोडिज्म उसको कंट्रोल करके रखता है। सेकेंड यहाँ पे आता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर द फोटो पीरियड इज नोन टू अफेक्ट ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट, सर्टेन बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जो फोटो पीरियड होता है इज नोन टू अफेक्ट ब्रीडिंग बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट एंड सर्टेन बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, फोटो पीरियड क्या करता है, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का एंड मैमल्स का जो ब्रीडिंग बिहेवियर है उसको अफेक्ट करता है। For example, long day of late spring and early summer stimulate the secretion of neurohormones and production of egg। ठीक है, जैसे ही लॉन्ग डे आते हैं लेट स्प्रिंग के, ठीक है, लॉन्ग डे ऑफ लेट स्प्रिंग, लॉन्ग डे है तो उनके अंदर लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। लॉन्ग डे ऑफ द लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर, ठीक है, अर्ली समर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ न्यूरो हार्मोन। ये क्या करेगी, कुछ न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करेगी एंड एग्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर। सम बर्ड्स गोनेट्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग समर, और कुछ बर्ड्स के अंदर क्या होता है, समर के ड्यूरिंग गोनेट्स एक्टिव होती है। ऑन दिस बेसिस एनिमल्स आर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इस बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट डे एनिमल्स, लॉन्ग डे एनिमल्स एंड डे न्यूट्रल एनिमल्स। शॉर्ट डे एनिमल्स कौन से होंगे, विच ब्रीड इन डिक्रीजिंग फोटो पीरियड, इनको कम लाइट चाहिए होगी, तो जब डिक्रीजिंग फोटो पीरियड चल रहा होगा उस टाइम पे ये ब्रीड करेंगे, जैसे कि शिप, डियर एक्सेट्रा। लॉन्ग डे एनिमल्स क्या कौन से होंगे, जिनको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, विच ब्रीड इन लेंथनिंग फोटो पीरियड। ठीक है, जब फोटो पीरियड की लेंथनिंग हो जाती है उस टाइम पे क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, जैसे कि टुर्कीज, स्टारलिंग्स एक्सेट्रा। डे न्यूट्रल एनिमल्स क्या होते हैं, डे न्यूट्रल एनिमल्स यानी इनके ऊपर लाइट का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो लाइट कम टाइम के लिए हो चाहे वो लाइट ज्यादा टाइम के लिए हो, इनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। विच ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, और ये क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि रैबिट, गुनिया पिग, ग्राउंड स्कैल, ये सारे एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे डे न्यूट्रल एनिमल्स के। तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर फोटो पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्ट होता है। इसके बेसिस पे शॉर्ट डे एनिमल्स हो सकते हैं, लॉन्ग डे एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर डे न्यूट्रल एनिमल्स हो सकते हैं। थर्ड आता है यहाँ पे बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स को सर्काडियम रिदम्स भी बोला जाता है। डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू लाइट कंडीशन इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। ठीक है, डेली रिस्पॉन्स कैसा है एनिमल्स का लाइट के लिए, इसी को उनका सर्काडियन रिदम बोला जाता है, या फिर इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। दिस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन जू प्लैंकटन, मैनी इंसेक्ट एंड सम बर्ड्स एंड सम मैमल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम्स जो है जो प्लैंकटन से लेके मैमल्स तक, कुछ मैमल्स में, कुछ बर्ड्स में, मोस्ट ऑफ बर्ड्स में और मैनी इंसेक्ट्स के अंदर ऑब्जर्व की गई है। सीजनल चेंजेस इन कोट कलर, ठीक है, लास्ट आता है सीजनल चेंजेस क्या होते हैं कोट कलर के अंदर, यानी कि लाइट जब घटेगी बढ़ेगी उस टाइम पे जो कोट कलर है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। इन सर्टेन बर्ड्स एंड मैमल्स इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, जैसे फोटो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं उसके रिस्पॉन्स में ये क्या करते हैं, सर्टेन बर्ड्स जो है उनको या फिर मैमल्स है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्नो शो हेयर डिवेल्प व्हाइट कोट इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग फोटो पीरियड। जैसे फोटो पीरियड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फोटो पीरियड डिक्रीज होगा यानी कि यहाँ पे ज्यादा सर्दियां आनी स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम पे ये जो स्नो सो हेयर है वो एक व्हाइट कोट डिवेल्प कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म में लाइट इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड जनरल मेटाबॉलिक रेट। जो जनरल मेटाबॉलिक रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर, उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इट ऑल्सो इंक्रीज फोटो ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन रेट, एंड जो फोटो ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन रेट्स होता है उसको भी ये इंक्रीज कर देती है। एनिमल फाउंड्स इन केव्स हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर क्या होता है, लाइट कम होगी वहां पे केव्स के अंदर, जिसकी वजह से उनका एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगी और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो भी कैसा होगा, लो होगा। इसके बाद लोकोमोशन कैसे अफेक्ट करती है, लाइट का अफेक्ट क्या होता है लोकोमोशन के ऊपर। द रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लोकोमोशन बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फोटोकाइनेसिस बोला जाता है। रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लोकोमोशन
ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्लाइंड लार्वे ऑफ मिसेल कार्ब क्रैब मूव फास्टर इन लाइट इंटेंसिटीज। ठीक है, वैसे तो ये ब्लाइंड होते हैं लेकिन जब लाइट इंटेंसिटीज बढ़ती है उस टाइम पे ये जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। The orientation of animal during locomotion in response to light is called phototaxis। कि किस डायरेक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर एनिमल किस ओरिएंटेशन के अंदर लोकोमोशन कर रहा है उसको फोटोटैक्सिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना, Renatra, etc. are positively phototactic, while earthworm, slugs, etc. are negatively phototactic। यानी कि पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक क्या बोलेंगे कि ये लाइट की तरफ मूव करेंगे, एंड ये नेगेटिव को बोलेंगे जब लाइट से ये दूर मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, एक बल्ब है, इसके अराउंड बहुत सारे यहाँ पे मॉस्किटोज आए हुए हैं, तो लाइट की ये तरफ मूव कर रहे हैं, जहां भी लाइट होती है उसकी तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिलियर बी लाइन कोर्स इन द हनी बी इज डिटरमाइंड। ठीक है, जो बी लाइन होती है हनी बीज के अंदर वो एक डिफाइंड एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द सन उस पर डिटरमाइन की जाती है। ऐसे ही ट्यूबिकुलस एनिमल्स एंड पोलिप्स ऑफ सिलेंट्रेट्स ये कैसे होते हैं, फोटोट्रोफिक होते हैं। यानी कि जो बर्रोज के अंदर एनिमल रहेंगे या फिर जो पोलिप्स होंगे सिलेंट्रेट्स के वो कैसे होते हैं, वो भी फोटोट्रोपिक होते हैं, यानी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एंड लोकोमोशन। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रियोडिसिटी। प्रियोडिसिटी की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स पीरियड ऑफ लाइट फॉर 24 आवर्स, सो इट इज कॉल्ड डायल प्रियोडिसिटी और डायर्नल प्रियोडिसिटी और सर्काडियन रिदम इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रियोडिसिटी क्या होगी कि उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या है टुवर्ड्स द पीरियड ऑफ द लाइट ऑफ फॉर 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में जो लाइट है उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उस पर्टिकुलर एनिमल की क्या एक्टिविटी है, और इसलिए इसको डायल पीरियोडिसिटी, डायर्नल यानी दिन के टाइम में जो पीरियोडिसिटी होगी, या फिर इसको सर्काडियन रिदम बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, 4 कैटेगरीज में ओरल, डायर्नल, वेस्परल एंड नॉक्टर्नल ये हो सकते हैं। ओरोरल क्या होगा, यानी ये वर्ड ओरोरा से आया है और इसका मीनिंग होता है डांट। ठीक है, एक्टिव ड्यूरिंग डाउन पीरियड, डाउन पीरियड के अंदर एक्टिव होगा। डाउन पीरियड कौन सा होता है, अर्ली मॉर्निंग जो होगी। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जैसे कि बिबुकस होता है, जैसे कि बुबुलकस होता है, ये क्या होता है, ये एक ओरोरल एक्टिविटी शो करता है एनिमल। डायर्नल जो कि फुल डे लाइट पीरियड के अंदर एक्टिव रहेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मैन, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा ये पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। वेस्परल इवनिंग स्टार, यानी कि ये जो वेस्पर है ये वर्ड इवनिंग स्टार के लिए आता है लैटिन के। एक्टिव ड्यूरिंग डस्ट पीरियड, यानी कि जब शाम ढलती है उस टाइम पे ये एक्टिव रहते हैं, जैसे कि सनसेट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया। एंड लास्ट वन इज द नॉकटर्नल, यानी जो क्या होंगे नाइट पीरियड के ड्यूरिंग एक्टिव होंगे, जैसे कॉकरोच, रैट्स, आउल्स, पैट्स, ये सब क्या होते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। तो ये हो गई पीरियोडिसिटी, किस टाइम पीरियड के अंदर ये एक्टिव रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का क्या रिसेप्शन है, फोटो रिसेप्टर्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे कि फोटो है और रिसेप्टर, फोटो मींस लाइट, रिसेप्टर मींस कोई चीज रिसीव करेगी, तो ये कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। दीज आर आइदर लोकेटेड इन द लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर, तो या तो ये लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनके अंदर होगी, जैसे कि पिगमेंट स्पोर्स ऑफ यूग्लिना, ओसिलाई ऑफ जेलीफिशेस, आईज ऑफ प्लेनिरेस, और इन द इमेज फॉर्मिंग स्ट्रक्चर लाइक आईज ऑफ द सैंडवर्म्स, leeches, gastropods, compound eyes of crustaceans, insects, eyes of cephalopods, vertebrates। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होगी, ये लोकेट करते हैं, लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकेट करते हैं इनके अंदर। These photoreceptors detect the variations of light intensities, and ये photoreceptors क्या करते हैं, डिफरेंट जो लाइट इंटेंसिटीज होगी, कभी लो होगी, कभी हाई होगी, लो होगी, हाई होगी, ऐसे करके जो वेरिएशंस होंगी लाइट इंटेंसिटीज के अंदर उनको डिटेक्ट करती है। एंड नोट वेरियस हार्मफुल एंड यूजफुल फैक्टर्स। ठीक है, इंटेंसिटीज एंड नोट वेरियस हार्मफुल एंड यूजफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई हो गया। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई के लिए कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है,
लाइट सेंसिटिव सेल्स के अंदर कुछ लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये लाइट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइट इंटेंसिटी की जो वेरिएशंस होती है उसको डिटेक्ट करते हैं और उस एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं या फिर उसको उसको रिस्पोंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए, उस लाइट के लिए, उस इंटेंसिटी के लिए रिस्पोंड करते हैं। डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, लाइट इज ऑल्सो नोन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट इन द लार्वे ऑफ साल्मोन। ठीक है, साल्मोन के लार्वे की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। वाइल इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ लार्वे ऑफ माइटिलस, यानी कि सी मसल्स के जो लार्वे होते हैं उनकी डेवलपमेंट को ये इनहिबिट कर देती है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं डेवलपमेंट। तो लाइट के जो भी एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट है, इस टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, नंबर एंड पोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटो पीरियोडिज्म, जैसे एनिमल्स के अंदर था वैसे प्लांट्स के अंदर भी होगा। ट्रांसपीरेशन, प्लांट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड वेरियस फोटोट्रोफिक मूवमेंट्स कैसे होती है, ग्रोथ हार्मोन्स को भी इनहिबिट करता है एंड फोटोनास्टिक मूवमेंट्स कैसे होती है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे फर्स्ट इफेक्ट है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट्स की सिंथेसिस की अगर हम बात करें, synthesis of pigments, the synthesis of chlorophyll in the leaves and bright pigments in the flowers and fruits is controlled by the light। ठीक है, ये सब क्या है, लाइट के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। सो लाइट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, लाइट फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगी, लाइट पोलिनेशन में भी हेल्प करेगी, लाइट डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगी, इन सब एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करेगी। The plants grown in absence of light become etiolated, and जो plants light के absence में grow करते हैं वो etiolated हो जाते हैं, वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर के उनके लीव्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो सिंथेसाइज या फिर वो पिगमेंट्स होते ही नहीं है वहां पे। ठीक है, उनकी सिंथेसिस नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंथेसिस होती है क्लोरोफिल की, लीव्स के अंदर ब्राइट पिगमेंट्स की, फ्लावर्स के अंदर एंड फ्रूट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो भी इसी वजह से कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स, जो कि हेल्प करते हैं, लाइट इनके अंदर हेल्प करती है। अगर लाइट ना हो तो प्लांट्स इटियोलेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं, उनके अंदर वो पिगमेंट लेस हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करती है लाइट। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है लाइट यूज होती है। फोटोसिंथेसिस रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी क्या की जाएगी, ये केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाएगी। एंड अकेले अर्थ के ऊपर जो प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, इस रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, फोटोकेमिकल फेजेस जब आते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, जब मेन प्रोसेसेस आर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलिसिस होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, एंड फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, एंड फोटोफोस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है विच प्रोड्यूस द एसिमिलेटरी पावर, जो क्या करता है, एसिमिलेटरी पावर्स प्रोड्यूस करता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच, एंड ऑक्सीजन इज इवोल्व, और साथ में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से इवोल्व होती है एज बाई प्रोडक्ट। ब्लू एंड रेड लाइट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट यहाँ पे एफिशिएंटली यूज की जाती है ब्लू एंड जो रेड लाइट रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में लाइट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक टर्म आती है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जब उस टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सफिशिएंट होता है, तो उसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नंबर एंड पोजीशन जो है क्लोरोप्लास्ट की वो लाइट के रेफरेंस में कैसे चेंज होती है।
द अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज चेंज्ड विद द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, अगर लाइट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग आती है, स्ट्रॉन्ग लाइट के टाइम पे इसको पैरास्ट्रोफी बोलते हैं, अगेंस्ट द वर्टिकल लाइंस इन स्ट्रॉन्ग लाइट। जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो वर्टिकल लाइंस के अंदर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस के अंदर अरेंज हो जाएंगे। और जब लाइट जो है मॉडरेट लाइट आएगी, मॉडरेट लाइट जब आएगी इसको एपिस्ट्रोफी बोलेंगे, एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल वॉल्स, ये क्या कर लेगी, जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स है उनके पैरेलल ये खुद को अरेंज कर लेगी, जैसे कि वॉल ये हो गई, ये खुद को अरेंज कर रही है क्लोरोप्लास्ट। एंड जब डिफ्यूज लाइट है तो ये डिफ्यूज टाइप के हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है। जब स्ट्रॉन्ग लाइट आती है तो ये वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं खुद को, ताकि लाइट जो है वो इनको हार्म ना पहुंचा सके। जब लाइट मॉडरेट होती है तो ये हॉरिजॉन्टल वॉल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है अरेंज हो जाते हैं। जब डिफ्यूज लाइट होती है तो उस टाइम पे ये डिफ्यूज हो जाते हैं ताकि इनको मैक्सिमम लाइट मिल सके। इसके बाद आता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म का प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो। इट इज द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड, यानी कि लाइट ड्यूरेशन इन अ डे, ठीक है, ये क्या होती है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोटो पीरियड। जो फ्लावरिंग होती है वो फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में होती है, लाइट ड्यूरेशन कितना है डे के अंदर। इस बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे कि एनिमल्स को डिवाइड किया था वैसे ही प्लांट्स को भी डिवाइड किया हुआ है। लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है, मतलब फोटो पीरियड उनका ज्यादा होना चाहिए, जैसे ये रेडिस, स्पिंच, सिकेल, सिरेल, सोरगम वगैरह, ये सारे क्या हो गए यहाँ पे, ये सारे हो गए लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल। शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जेंथियम, क्राइसेंथेमम, कॉस्मोस धतूरा, साल्विया, कैनाबिस, ये एग्जांपल हो गए शॉर्ट डे प्लांट्स के जिनको कम फोटो पीरियड की जरूरत होती है। डे न्यूट्रल जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कॉटन गोसिपियम हो गया, टोमेटो हो गया एंड पोटैटो हो गया, इनको लाइट से क्या होता है, इनको डे न्यूट्रल होते हैं ये, इनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है लाइट का, चाहे कितना ही ड्यूरेशन ऑफ लाइट हो। इसके बाद नेक्स्ट आती है टर्म ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, लाइट कैसे ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करती है। लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इनडायरेक्टली, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही इवेपोरेशन होगा प्लांट से, यानी कितना ही ट्रांसपीरेशन होगा। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली लाइट क्या कर देती है, इनडायरेक्टली ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज कर देती है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करती है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लीव्स एंड प्रमोटिंग द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो वाटर वहां से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली तौर से क्या करती है, लाइट ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करती है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन देयर वेजिटेशन डेवलपमेंट, प्लांट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें से एक होती है हेलियोफाइट्स, जिसको फोटोफिलस या फिर हेलियोफिलस प्लांट्स बोला जाता है, विच ग्रो इन द स्ट्रॉन्ग लाइट एंड आर कॉल्ड सन प्लांट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग लाइट के अंदर ग्रो करते हैं एंड इनको सन प्लांट्स बोला जाता है। जैसे कि पाइन्स हो गए, विलोज हो गए या फिर विचेस हो गए, ये सारे क्या एग्जाम्पल है, हेलियोफाइट्स के एग्जाम्पल है। सेकेंड यहाँ पे होते हैं स्कायोफाइट्स और फोटोफोबस या फिर हेलियोफोबस प्लांट्स होते हैं, विच ग्रो इन द लोअर लाइट इंटेंसिटीज एंड इनको शेडी या फिर शेड प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक होते हैं सन प्लांट्स, एक होते हैं शेड प्लांट। सन प्लांट कैसे होंगे, जिनको स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट के अंदर ग्रो करते हैं। एंड स्कायोफाइट्स या फिर शेड प्लांट होते हैं जिनको कम लाइट की या फिर लोअर लाइट इंटेंसिटी की जरूरत होती है। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करती है लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ सीड्स टुवर्ड्स लाइट, इसको फोटोब्लास्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि जो सीड्स है उनका टुवर्ड्स लाइट क्या रिस्पॉन्स है। द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक एंड नॉन फोटोब्लास्टिक, यानी कि टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स लाइट, इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक में जब रिक्वायर लाइट, दो हुज सीड्स
दो सीड्स रिक्वायर लाइट फॉर देयर जर्मिनेशन, जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि विस्कम, लेपिडियम, लेक्टूरा, ये सारे इलेक्ट्रिका, ये सारे एग्जांपल्स क्या है, ये है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स के। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक प्लांट्स क्या होंगे, दो सीड्स जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, जो एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर जर्मिनेट करेंगे, जैसे कि अनियन, लिली या फिर फोलेक्स, ये एग्जांपल हो गई। एंड नॉन फोटोब्लास्टिक whose seeds germinate irrespective of light, ठीक है, जिसकी सीड जो है irrespective of light ग्रो करते हैं, जैसे कि बीन, मेज, ये एग्जांपल हो गई नॉन फोटोब्लास्टिक की। तो ये सीड जर्मिनेशन में भी लाइट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टोमेटल ओपनिंग की अगर हम बात करें, मोस्ट of the plant light favors the opening of the stomata by promoting the photosynthesis and malic acid formation, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फिर मैलिक एसिड फॉर्मेशन होती है। स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है वो डिटेल में हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं कब, और जब इसको बंद करना होता है तब कौन से हॉर्मोन होते हैं, और कौन कौन से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस, जब लाइट होती, मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइट क्या करती है, फेवर करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। कैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को फेवर करती है कि ये लाइट जितनी होगी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, मैलिक एसिड की फॉर्मेशन भी वहां पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। जीरोफाइट्स के अंदर क्या होता है, लाइट स्टिमुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जीरोफाइट्स जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जब लाइट होती है, लाइट क्या करती है वहां पे, लाइट प्रमोट करते हैं कि उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाए। क्यों क्लोज हो जाए, क्योंकि पहले उनके पास जीरोफाइट्स है, पानी की कमी है, स्टोमेटा खुलेंगे तो पानी वो और ज्यादा इवेपोरेट कर देंगे, फिर उनके अंदर ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या हो जाती है, लाइट स्टिमुलेट करती है प्लांट्स के अंदर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। विच क्लोज ड्यूरिंग डे एंड ओपन एट नाइट आर कॉल्ड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो स्टोमेटा है वो हो जाते हैं रात के टाइम पे क्लोज, एंड वो हो जाते हैं डे के टाइम पे क्लोज एंड रात के टाइम पे वो खुल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को या फिर ऐसे टाइप के स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोला जाता है, जो कि रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो स्टोमेटल ओपनिंग की क्या होती, लाइट की स्टोमेटल ओपनिंग जो है लाइट उसको अफेक्ट करती है। वेरियस फोटोट्रोफिक मूवमेंट्स, ठीक है, जो लाइट की वजह से मूवमेंट होती है। तो वेरियस फोटोट्रोफिक मूवमेंट लाइक बेंडिंग ऑफ शूट, द प्लांट्स आर अंडर द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, ठीक है। शूट की जो है, स्टेम की जो है वो बेंडिंग हो गई है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो फोटोट्रोफिक मूवमेंट की वजह से होती है। सनफ्लावर ऑल्सो ओरिएंट्स इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू, इन रिलेशन टू पोजिशन ऑफ द सन। अब सनफ्लावर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे सन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, सनफ्लावर भी उसके साथ साथ खुद को ओरिएंट कर लेता है। नेक्स्ट है लाइट ऑल्सो इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। लाइट क्या करती है, जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन हार्मोन का या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन का, उसको भी इनहिबिट कर देती है। एंड लास्ट वन इज द फोटोनास्टिक मूवमेंट। फोटोनास्टिक मूवमेंट यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे लीव्स ऑफ ऑक्जेलिस की, ऑक्जेलिस के लीव जो है दिन के टाइम पे ऐसे एक्सपेंडेड रहते हैं, लेकिन ये ड्रूप कर जाते हैं नाइट के टाइम पे। तो ये क्या है, फोटोनास्टिक मूवमेंट है, लाइट की वजह से मूवमेंट हुई है, जो कि देखी जाती है ऑक्जेलिस के अंदर। तो ये क्या हो गया, लाइट इसको अफेक्ट करके रख। तो तक हमने डिस्कस कर लिए हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या इफेक्ट होते हैं, एंड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स से प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं थर्मल फैक्टर, यानी टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स के ऊपर, क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।